चैप्टर 6 ज्ञान बना गुरुदेव। अयान अमर से शर्त लगाकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद वह सीधा अभ्यास स्थल पर जाकर अपनी थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। उसे अभ्यास करते करते शाम हो जाती है, पर वह एक भी बार थंड 5 का इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं होता, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और शाम होते ही खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ जाता है। लगभग दिन भर हो गया मुझे तकनीक का अभ्यास करते हुए, पर मैं एक बार भी तकनीक को सक्रिय नहीं कर पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? ज्ञान बाहर आओ। ये सुनते ही ज्ञान लॉकेट से बाहर आता है और खिला है। क्या हुआ? अयान कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं आज दिन भर से तकनीक का प्रयास कर रहा था, पर मैं एक बार भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। ऐसा क्यों है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ज्ञान कहता है, तुम बहुत जल्दी में हो, इसी कारण तुम तकनीक को सक्रिय नहीं कर पा रहे हो। अयान कहता है, बातों को घूमना बंद करो, सीधे सीधे बताओ क्या कारण है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, कई कारण है। एक तो तुम्हारा स्तर, इतना काम है और ऊपर से तुम लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक का अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारा अपनी मूल शक्ति पर भी पूरी तरीके से काबू नहीं है। तुम्हें याद है आज सुबह जब हमारे ने तुम्हें अक्षय था तो गुस्से में तुम अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे थे, भूल गए? तुम्हारी आंखें बैगनी रंग की हो गई थी। अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता तो तुम अपनी शक्ति के बारे में आज सबको बता देते। पहले तुम्हें साधना करके अपने स्तर को बढ़ाना होगा और साथ साथ अपनी मूल शक्ति पर भी काबू करना सीखना होगा, तभी तुम सही से अलग अलग तकनीक को सीख पाओगी। ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है तो मैं अभी साधना करने बैठ जाता हूँ। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, साधना करने तो तुम बैठ जाना, पर तुम एक चीज़ के बारे में भूल रहे हो। अयान कहता है, कौन सी चीज़? तुमने अमर के साथ शर्त तो लगा ली, पर तुम उसे जीतोगे कैसे? क्योंकि भले ही तुम अब अभ्यास करना शुरू क्यों ना कर दो, पर इन 2 सालों में अमर का स्तर तुमसे ज़्यादा ही होगा। भले ही तुम अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करके भी लड़े, तुम उसे अच्छी खासी टक्कर तो दे पाओगे, पर फिर भी तुम उसे हार नहीं पाओगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अभी वह मनोस्तर के 4थे सितारे पर है और अगर वह इसी तरह साधना और प्रशिक्षण करता रहा तो लगभग 2 सालों में वह यक्ष स्तर पर पहुंच जाएगा। और तुम अगर अब साधना करना शुरू करो तो तुम 2 सालों में लगभग मनोस्तर के 8वें या 9वें सितारे पर ही पहुंच पाओ। तुम्हारा उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जिस हिसाब से तुम प्रशिक्षण कर रहे हो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हर ही जाओगे। समझे? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? ये सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जो कह रहे हो वह सब ठीक है, पर अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसे जरूर हराऊंगा। ये सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हारा विश्वास तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी तुम्हारा उसे हराना बहुत मुश्किल है। तुम्हें यहाँ दिमाग से काम लेना होगा। अयान, ठीक है ज्ञान, तो तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जज्बा तो है, पर तुम उसे गलत जगह लगा रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे सकता हूं जिससे तुम बहुत जल्दी इस स्तर तक पहुंच जाओ जिस स्तर तक अमर है, और साथ ही साथ में जिस तरह का प्रशिक्षण तुम्हें दूंगा उससे हो सकता है तुम उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओ और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा बन जाओ। जैसे ही अयान ज्ञान की बात सुनता है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सही में ज्ञान? ऐसा हो सकता है कि मैं 2 सालों में अमर या उससे भी आगे के स्तर पर पहुंच सकता हूं? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और जैसा प्रशिक्षण मैं तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें सही से लेना होगा। ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और बहुत ज़्यादा मेहनत, साधना और प्रशिक्षण करूंगा। ठीक है यार, मैं तुम्हें प्रशिक्षण जरूर दूंगा। अब से तुम मुझे गुरुदेव कह सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रशिक्षण जो देने वाला हूं। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है ज्ञान गुरुदेव, अब से मैं आपको ज्ञान गुरुदेव कहूंगा। ठीक है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, ज्ञान गुरुदेव नहीं, सिर्फ गुरुदेव। ठीक है ज्ञान गुरुदेव, मैं आपसे आपको सिर्फ ज्ञान गुरुदेव ही कहूंगा। ये सुनकर ज्ञान कहता है, अरे रहने दो, तुम मुझे क्या नहीं बुलाना। ये सुनकर अयान बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था ज्ञान। ठीक है तो बताओ तुम मेरा प्रशिक्षण कब से शुरू करोगे? ये सुनकर ज्ञान कहता है, प्रशिक्षण तो मैं शुरू कर दूंगा, पर यहाँ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। अयान कहता है, कहीं और? पर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? ये सुनकर ज्ञान कहता है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा प्रशिक्षण नहीं देने वाला और वह यहाँ दे भी नहीं सकता, इसलिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा जहाँ सिर्फ तुम हो, जहाँ तुम्हें परेशान करने वाला और कोई ना हो और तुम पूरा मन लगाकर साधना और प्रशिक्षण कर सको। पर इसके लिए तो मुझे अकादमी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन 2 साल की छुट्टी मुझे आचार्य कैसे देंगे? ये सुनकर ज्ञान कहता है, अब ये तुम्हारी परेशानी है, प्रशिक्षण चाहिए तो छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। एक और बात, सिर्फ प्रशिक्षण और साधना करके 2 साल में तुम अपना स्टार इतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाओगे। हमें तुम्हारी प्रशिक्षण के लिए कुछ गोलियां या दवाएं की सहायता भी लेनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा स्तर बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ज्ञान कहता है, पर किस तरह की गोलियां या दवाएं? ये बात सुनकर ज्ञान कहता है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तकनीक के साथ साथ ऐसी गली और दवाएं का नुस्खा भी है जो तुम्हारा स्तर बढ़ाने में मदद करेंगी। ज्ञान आगे कहता है, अयान तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें मुझसे गुरु मिलने जा रहा है जिसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। तुम्हें अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए। ज्ञान की यह सारी बातें सुनकर अयान कहता है, खुशनसीब? अरे मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा कुछ नसीब मान रहा हूँ जो ज्ञान तुम मुझे मिले। और यह कहकर अयान ज्ञान को पढ़कर अपने सीने से लगा लेता है। ज्ञान कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, इतना ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी बात आगे सुनो।
मेरे पास दवाएं और गोलियों के नुस्खे तो हैं, पर ना तुम उन्हें बना सकते हो और ना में हमें उन्हें बनवाने के लिए एक पिल मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अयान कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे राज्य में बहुत सारे पिल मास्टर्स हैं, हम उनसे ये दवाएं बनवा सकते हैं। आयरन की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, तुम अपना दिमाग लगाना कब सीखोगे? दवाई या गोली के नुस्खे को सिर्फ एक बिल मास्टर ही पढ़ सकता है या उसे छापकर कहीं और लिख सकता है। कोई साधारण योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमें गोलियां और दवाई बनवानी है तो मुझे उसे पिल मास्टर के सामने आना पड़ेगा, जो हमारे लिए ये दवाएं बनाने वाला है। मेरे अंदर लिखा नुस्खे को देखकर ही वह ये दवाएं बन पाएगी, और तुम्हें पता ही है मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकता। क्या अब तुम बात की गंभीरता को समझे? ज्ञान की बात सुनकर अयान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है, ज्ञान, क्या हम किसी ऐसे पिल मास्टर को नहीं ढूंढ सकते जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और वह हमारे बारे में किसी को ना बताएं? ज्ञान कहता है, ऐसा हो तो सकता है, पर ऐसा पिल मास्टर हमें मिलेगा कहाँ? क्योंकि हर कोई व्यक्ति योद्धा मुझे पाना चाहता है, क्योंकि मेरे अंदर कहीं तकनीक है और अलग अलग दवाई के नुस्खे और इसी के साथ साथ अलग अलग हथियारों को बनाने के तरीके भी लिखे हैं। मैं कोई साधारण किताब नहीं हूँ। हम इतना बड़ा खतरा तो नहीं ले सकते। अगर किसी लालची व्यक्ति को मेरे बारे में पता लग गया तो वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद वह तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे या शायद वह तुम्हें मार ही दे। क्या तुम इतना बड़ा खतरा ले पाओगे? ज्ञान की बात सुनकर आयाम कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है, पर मेरी नज़र में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, कौन है वह? मुझे बताओ, क्या हम उसे पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है और हमें कभी धोखा नहीं देंगे। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, ठीक है, पर इस बारे में और अच्छे से सोच लेना। अयान कहता है, ठीक है। इसके बाद ज्ञान कहता है, ठीक है, तो तुम अब साधना करने बैठ जाओ। कल तुम अकादमी से छुट्टी लेने का कोई तरीका ढूंढ लेना, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और साधना करने बैठ जाता है। ज्ञान भी अयान के लॉकेट के अंदर चला जाता है। 7 अकादमी से छुट्टी। अयान ज्ञान की सारी बातें सुनकर अपनी साधना करने बैठ जाता है। अगले दिन जैसे ही अयान उठना है वह वहां से सीधा आचार्य जयदेव के पास पहुंचता है। आचार्य जयदेव अकादमी के प्रमुख में से एक थे जो कि योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया करते थे। जैसे ही अयान आचार्य जयदेव के पास पहुंचता है, आचार्य जयदेव उसे देखकर कहते हैं, क्या हुआ अयान, आज इतनी सुबह यहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं आचार्य, कुछ हुआ नहीं है, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अयान ये कह ही रहा था, तभी गुरुदेव कहते हैं, कहीं तुम मुझे ये बताने तो नहीं आई कि तुम्हारा एक सितारा बढ़ गया है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम तीसरे से चौथे सितारे पर आ गए हो। अयान कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, दरअसल मुझे आपसे कुछ और काम है। आचार्य जैसे ही अयान की बात सुनते हैं वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था अयान का एक सितारा बढ़ गया है, वह उसे ही बताने आया होगा, क्योंकि अयान बहुत समय से तीसरे सितारे पर ही अटका था और अब वह चौथे से सितारे पर आ गया है। उन्हें अयान का एक सितारा बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता था, तो उन्हें लगा कि अब बढ़ गया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अयान की पूरी बात सुनी कि उसे उनसे कुछ और काम है, तब वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं और अयान से कहते हैं, काम? कैसा काम बताओ? अयान कहता है, दर्शन गुरुदेव, मुझे कुछ समय की छुट्टी चाहिए। अयान की पूरी बात सुने बिना आचार्य जयदेव कहते हैं, छुट्टी? हाँ हाँ, तुम चाहो तो 2-4 दिन की छुट्टी ले लो और अपने राज्य, अपने महल जाकर अपने माता पिता से मिल सकते हो। जाओ और उन्हें ये खुशखबरी भी दे सकते हो कि तुम्हारा एक सितारा बढ़ गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आचार्य, असल में मुझे 2-4 दिन की नहीं, 2 साल की छुट्टी चाहिए। जैसे ही अयान अपनी बात पूरी करता है, आचार्य ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, 2 साल की छुट्टी? पर तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी क्यों चाहिए अयान? वैसे भी तुम्हारा स्टार इतने धीरे धीरे बढ़ता है, अगर तुमने 2 साल की छुट्टी अकादमी से ले ली तो तुम्हारा उत्तर यही के यही अटका रह जाएगा, और आखिर तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी चाहिए क्यों? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। दरअसल आचार्य, मैं अब खुद से प्रशिक्षण करना चाहता हूँ और यहाँ से कहीं दूर अकेले में जाकर प्रशिक्षण करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। आचार्य अयान की यह बात सुनकर और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, खुद से प्रशिक्षण? अयान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि मैं इतने सोचों में, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हम अकादमी में यहाँ इतने सारे गुरु हैं और तुम खुद से प्रशिक्षण के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। ये सुनकर अयान कोई जवाब नहीं दे पाता और चुप हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अब इन्हें मैं क्या जवाब दूँ? क्या ज्ञान के बारे में मैंने बता दूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। अयान अपनी सोच में डूबा ही था, इतने में उसे ज्ञान की आवाज़ आती है, अरे भाई, तुम अपनी बात मनमान में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो ना, तुम्हें ठीक से बहाना बनाना आता है, अब मुझे ही तुम्हारी मदद करनी होगी आगे। ज्ञान कहता है, अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ शब्द डाल दिए हैं, वही कहानी गुरुदेव को सुना दो, समझे? अयान जैसा ज्ञान ने कहा था वैसा ही करता है और अपनी आंख बंद करता है। तभी उसे अपने मन में कुछ शब्द दिखाई देते हैं और फिर वह आंखें खोलकर आचार्य से कहता है, दरअसल आचार्य, आपको तो पता ही है कि मैं स्तर कितने धीरे धीरे बढ़ता है, और आपको ये भी पता होगा, जिस दिन मैं अपना स्तर की जांच करवाने आपके पास आया था उसी दिन मैं रात भर गायब था। अयान की बात सुनकर आचार्य जयदीप कहते हैं, हाँ, फिर मुझे बाद में जाने बताया था कि तुम जंगल में ही सो गए थे। दरअसल आचार्य, मैंने जैसे और आपसे झूठ बोला था, मैं उसे दिन जंगल में सोया नहीं था। दरअसल मैं जंगल में गया था, तब मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिले थे, वह बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर के योद्धा लग रहे थे। मैंने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूँ।
ये सुनकर पहले तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने मुझे अपनी समस्या का इलाज बताया तो जिसका परिणाम गुरुदेव आप भी देख रहे हैं, उसी रात को मेरा ये चौथा सितारा बढ़ गया था। इसीलिए उनके साथ मैं प्रशिक्षण के लिए जाना चाहता हूं, पर उनकी शर्त है कि मुझे उनके साथ उनके ही क्षेत्र में जाना होगा। अयान की बात सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर सो में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, अयान तुम्हारी बात सही है, पर मुझे बताओ उसे व्यक्ति ने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कोई भी व्यक्ति किसी की मदद बिना किसी कारण के नहीं करता। ये सुनकर अयान कहता है, गुरुदेव को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद अयान आगे कहता है, दरअसल गुरुदेव मैं भी उनसे ये पूछा था, उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि वह मुझे अपना शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं? ये सुनकर गुरुदेव थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी देने के लिए तैयार हूं, पर पहले मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही किसी के भी साथ जाने नहीं दे सकता। एक तो तुम यहाँ के राजकुमार हो और ऊपर से अगर वह किसी दूसरे राज्य का कोई गुप्तचर या जासूस हुआ तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। गुरुदेव की यह बात सुनकर अयान अपने मन में कहता है, गुरुदेव आप इतने ज़्यादा समझदार क्यों हैं? नहीं गुरुदेव, वह किसी दूसरे राज्य के गुप्तचर या जासूस नहीं हो सकते। मुझे उन पर विश्वास है। गुरुदेव मेरे विश्वास का कारण है, जब मैं उनके पास था तो मुझे उनसे अपनेपन वाली भावना महसूस हो रही थी, इसलिए गुरुदेव कृपा करके मुझे छुट्टी दे दें और यहाँ से जाने दें। रही गुप्तचर और जासूस वाली बात, तो वह गुप्तचर या जासूस हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं उनके पास था तो मुझे उनके पास से पिताजी जितनी शक्ति महसूस हो रही थी, और आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में पिताजी के अलावा इतनी शक्तिशाली केवल आप और हमारे प्रमुख आचार्य हैं, और बाकी इस ग्रह पर दूसरे दूसरे राज्यों के राजा और उनके कुछ लोग ही हैं, और वह लोग तो गुप्तचर बनाकर यहाँ नहीं आएंगे। अयान की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, तुम कह तो ठीक रहे हो, परंतु फिर भी एक बार फिर से विचार कर लो। ये बात सुनकर अयान कहता है, गुरुदेव मैं बहुत ज़्यादा विचार करके ही इस बारे में आपसे बात की है, और मुझे पता है कि इस अकादमी में सिर्फ आप और जय ही ऐसे हैं जिन्हें मेरी चिंता होती है। पर गुरुदेव आप चिंता ना करें, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं आपको भी चौंक दूंगा, आपको एक दूसरा ही अयान देखने को मिलेगा। अयान की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, ठीक है जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें अकादमी से छुट्टी की इजाज़त दे देता हूं, लेकिन तुम्हें इन 2 सालों में लौटकर आना होगा, समझे? और मुझे तुम्हारे और अमर के बीच लगी शर्त के बारे में पता चल गया है, तो अब मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, और मैं अपने पूरे मन से चाहता हूं कि उसे शर्त को तुम ही जीतो। गुरुदेव की बात सुनकर अयान कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही जीतूंगा। और फिर वह गुरुदेव के पैर छूकर वहां से निकल लगता है। गुरुदेव मैं जय को इस बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, अगर मैंने उसे बताया तो फिर उसे भी समझने में मेरा बहुत समय निकल जाएगा, तो क्या आप उसे संभाल सकते हैं? अयान की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, ठीक है उसकी चिंता तो मत करो, पर क्या तुमने महाराज से पूछ लिया है और महारानी जी से? यह बात सुनकर अयान कहता है, मैं यहाँ से सीधा महल की तरफ ही जा रहा हूँ और उन्हें वहाँ से सूचित कर आज ही निकल जाऊँगा। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है अयान अपना ध्यान रखना। उसके बाद आयन अकादमी से निकल जाता है और महल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही आयाम महल में पहुंचता है वह सीधा महामंत्री सूर्यसेन के पास जाता है। महामंत्री सूर्यसेन अपने कक्ष में बैठे हुए थे। जैसे ही वह देखते हैं कि उनके कक्ष में राजकुमार अयान आ रहे हैं, वह उन्हें देखकर चौंक जाता है और अपने स्थान से खड़ा होकर कहता है, प्रणाम राजकुमार अयान, आप यहाँ कैसे? आप तो अकादमी में प्रशिक्षण के लिए गए थे। अयान कहता है, महामंत्री हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, क्या आप हमारे 2 कार्य कर सकते हैं? अयान की बात सुनकर महामंत्री कहते हैं, जी राजकुमार, अगर वह कार्य हम कर सकते हैं तो आपके लिए हमें कार्य करके बहुत खुशी होगी। आप बताएं आपको कैसी सहायता चाहिए? सेनापति की बात सुनकर अयान अपने कपड़ों में से एक कागज निकलता है और कहता है, आप इसे महाराज और महारानी जी को दे देना। और दूसरा कार्य, क्या आपके पास अभी 2 लाख सोने के सिक्के हैं? हमें अभी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप हमें जल्दी दे दीजिए। अयान की बात सुनकर पहले तो महामंत्री चौंक जाते हैं, क्योंकि 2 लाख सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा होते थे, पर उन्होंने ज़्यादा ना सोचते हुए अयान को सोने के सिक्के लाकर दे देते हैं। उसके बाद अयान कहता है, महामंत्री अब हम निकल रहे हैं, आप ये चिट्ठी थोड़ी देर जाकर माँ और पिताजी को दे देना, अब हम चलते हैं। और अयान वहाँ से निकल जाता। अयान की बात सुनकर महामंदिर कहते हैं, आर राजकुमार रुकिए तो, पर आप जा कहाँ रहे हैं? राजकुमार वहीं से चिल्लाकर कहता है, आप बस हमारा संदेश माँ और पिताजी को दे देना। उसके बाद अयान महल से बाहर निकल जाता है। चैट नए सफ़र की शुरुआत। अकादमी से बाहर निकलकर अयान महल में जाता है और वह वहां महामंत्री को अपना संदेश देकर उनसे 2 लाख सोने के सिक्के लेकर महल से भी निकल जाता है। महल से निकलते ही अयान वहां से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ महाराज और महारानी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी वहां एक सैनिक आता है और उनसे कहता है, महाराज आपसे महामंत्री मिलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, इस समय ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। महामंत्री कक्षा में आते ही महाराज और महारानी को प्रणाम करते हैं। महाराज पूछते हैं, क्या हुआ महामंत्री, आप हमसे इस समय क्यों मिलना चाहते हैं? महामंत्री कहते हैं, दरअसल
महाराज राजकुमार हमारे पास आए थे। महामंत्री की बात सुनकर महारानी कहती है, क्या अयान? अयान आया था, कहाँ है वो? महारानी की बात सुनकर महामंत्री कहते हैं, जी महारानी, राजकुमार आए थे पर वह रुक नहीं। 2 लाख सोने के सिक्के लेकर वह यहाँ से चले गए, परंतु जाने से पहले वह आपके लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं। जैसे ही महाराज महामंत्री की बात सुनते वह कहते हैं, कैसा संदेश, बताए हमें। महाराज की बात सुनकर महामंत्री वही कागज जो अयान ने महामंत्री को दिया था वह महाराज को दे देता है। महाराज जैसे ही वह पत्र पढ़ते हैं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। महारानी जैसी ही देखते हैं कि महाराज उदास से लग रहे हैं, मैं पूछती हैं, क्या हुआ महाराज? अयान ने क्या लिखा है पत्र में, हमें भी बताइए। ये सुनकर महाराज पत्र महारानी की तरफ बढ़कर कहते हैं, आप ही पढ़ लीजिए। महारानी महाराज से वह पत्र लेकर पढ़ते हैं। पत्र में लिखा था, माँ पिताजी, आप दोनों को तो पता ही है कि मेरा स्तर कितने धीरे धीरे बढ़ता है, इस कारण आप दोनों का भी बहुत ज़्यादा मजाक बनता है। आपका बड़ा पुत्र होने के कारण मुझे जितना अच्छा योद्धा होना चाहिए था मैं उतना अच्छा योद्धा नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति मिले हैं, उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, पर मैं उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए 2 साल के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। आपसे मिलकर ना जाने के कारण मुझे क्षमा कर देना। मुझे पता है अगर मैं आप दोनों से मिलने आता तो पिताजी तो शायद मुझे चले जाने देते, पर माँ आप मुझे कभी नहीं जाने देती, इसलिए मैंने ये पत्र भेजा है। मुझे क्षमा करना। मैं आचार्य जयदेव को अच्छे से सब कुछ बता दिया है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ सुरक्षित रहूँगा। आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। जब मैं 2 साल बाद आऊँगा तो मैं अभी से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर ही लौटूंगा। पत्र को पढ़कर महारानी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह कहती हैं, महाराज आपको उसे ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ चला गया है हमारा बेटा। महाराज कहते हैं, महारानी अपने आप को संभालिए, हमारा पुत्र अपनी परेशानियों से भाग नहीं रहा है बल्कि उनका सामना करने के लिए जा रहा है। हमें ये पत्र को पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वह अपने प्रशिक्षण के लिए हमसे 2 साल तक दूर रह सकता है, और वैसे भी उसने कहा है कि वह सुरक्षित रहेगा। आपको उसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि जब वह लौटेगा तो जैसा उसने कहा है कि वह एक शक्तिशाली योद्धा बनकर लौटेगा। क्या महारानी आप नहीं चाहती कि अयान एक शक्तिशाली योद्धा बने और उसका कोई मजाक ना उड़ाएं और आगे जाकर उसे साम्राज्य को भी संभालना है? इसलिए हमें लगता है उसने जो किया है वह ठीक ही किया है। हमें भी उसके जाने का दुख है, परंतु उससे ज़्यादा हमें इस बात की खुशी है कि वह समझता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। महाराज हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है, लेकिन कम से कम वह हमसे एक बार मिलकर तो जा सकता था। महारानी एक बार आप खुद से पूछिए, अगर वह आपसे मिलने आता और यह कहता कि वह 2 साल के लिए जा रहा है तो क्या आप उसे जाने देती? बताए। आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा पुत्र हमारे लिए इस राज्य के लिए गया है। यहाँ दूसरी तरफ अयान राजधानी के बाहर आ चुका था और एक जंगल के रास्ते एक दिशा की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा था। तभी ज्ञान अयान से कहता है, अयान तुम्हें एक बार तो अपने माता पिता से मिल ही लेना चाहिए था। अयान कहता है, मैं भी उनसे मिलना चाहता था, पर अगर मैं उनसे मिलने जाता तो शायद वह मुझे प्रशिक्षण के लिए जाने ही नहीं देते। तुमने देखा ही था कि आचार्य ने भी मुझे कितने सवाल जवाब किए थी। बात तो तुम्हारी सही है, तुम जितने बुद्धू दिखते हो उतने हो नहीं। हाँ हाँ, आप ही तो ज्ञानी महाराज हैं, एक आपके अलावा तो यहाँ सब बेवकूफ़ी हैं। अच्छा ज्ञान, अब एक बताओ, तुमने मुझसे इतने सारे सोने के सिक्के लेने को क्यों कहा? हम तो प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने थोड़ी जा रहे हैं। लो, मैं अभी अभी तुम्हारी तारीफ की थी और अब तुम ऐसी बातें करते हो जिसे सुनकर मुझे तुम्हें मूर्ख कहना पड़ेगा। ठीक है ठीक ज्ञान आचार्य, अब आप बताएंगे कि हमने इतने सारे सिक्के क्यों लिए हैं? शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था कि हमें तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए कई गोलियां और दवाइयां बनानी पड़ेगी और वह फ्री में नहीं बनती है। उनके लिए जड़ी बूटियां लेनी पड़ती हैं जो कि सोने के सिक्कों से आती है, समझे? अयान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद ज्ञान अयान से पूछता है, एक बात बताओ अयान, हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम जिस पिल मास्टर के पास जा रहे हैं तुमने उस बारे में सोच लिया है? क्या हम उसे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? हाँ हाँ ज्ञान, कितनी बार पूछोगे और मैं कितनी बार तुम्हें जवाब दूं? मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और जहां हम जा रहे हैं प्रशिक्षण के लिए वह जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने कहा कि हमें प्रशिक्षण के लिए कोई शांत जगह ढूंढनी है। और जहां यह मास्टर रहते हैं वह एक पर्वत है जो कि हमारे राज्य की सीमा पर स्थित एक गांव के बगल में तिलिस्मी जानवरों का एक जंगल है। इस जंगल में ये पर्वत भी स्थित है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? लगता है आप तो इन फिल्म मास्टर से मिलना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जब यह इतना ज़्यादा छुप कर रहते हैं तो तुम इससे कब और कैसे मिले? अयान कहता है, यह एक बहुत लंबी कहानी है। दरअसल जब मैं 8 साल का था तो पिताजी के साथ अपने राज्य की सीमा को देखने गया था। तभी मैं जंगल की तरफ जाने की जिद करता हूं, पर तब वहां पिताजी नहीं थे, इसलिए मैं अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर वहां से जंगल की तरफ चला जाता हूं। जंगल में हम बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और हम सब के ऊपर एक उच्च स्तर का तिलस्मी जानवर हमला कर देता है और वह सब सैनिकों को मार देता है। जैसे ही वह मेरी तरफ आता है मुझे लगा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, पर जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ता है वहां एक आदमी आ जाता है और वह उसे जानवर को वहां से भगा देते हैं। दरअसल जो आदमी मुझे बचाने आए थे वह यही पिल मास्टर हैं। उसके बाद वह मुझे लेकर अपने पर्वत पर चले गए। उसके बाद मैं लगभग 1 महीने उनके साथ रहा था, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ बताई थी और सिखाई थी। मुझे उनके साथ
रहने पर बहुत अच्छा लगने लगा था और वह भी मुझे अपना पोता मानने लगे थे। फिर एक दिन जंगल में कुछ सैनिक मुझे ढूंढते हुए आए और उन्होंने उन्हें देख लिया। तब वह मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैंने कहा आप भी चलिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे छुप कर रहना ही पसंद है और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके पास जा सकता हूँ। इतना कहकर अयान अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर उस तरफ देखता है जिसमें एक सीटी रखी हुई थी। उस सीटी को देखकर वह मुस्कुरा देता है और फिर उसे सीटी को अपने लॉकेट में रख लेता है। ज्ञान अयान की बात सुनकर कहता है वह तो इसलिए तुम उन पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हो, पर फिर भी सोच लो अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो क्या करोगे। अयान कहता है ज्ञान तुम कितने ज़्यादा शक करते हो, वह ऐसा नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, तुम उनसे मिलोगे तब तुम खुद ही समझ जाओगे। अयान के सफ़र को अब लगभग 3 दिन हो गए थे और वह उसी गाँव के पास जंगल की सीमा पर पहुँच गया था। ज्ञान कहता है हम यहाँ तक तो आ गए हैं, तुम्हें कोई समस्या नहीं हुई, पर तुमने कहा था कि इस जंगल में तिलिस्मी जानवर रहते हैं और तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो कि एक पहले स्तर के जानवर से भी नहीं लड़ सकते, अब हम आगे कैसे जाएंगे। ये सुनकर अयान कहता है चिंता मत करो, इसका भी मेरे पास इंतजाम है। उसके बाद वह अपने लॉकेट से वही सीटी बाहर निकलता है और उसे 3 बार बजाता है। ज्ञान कहता है अयान तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अयान कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहां पर हवा में एक बहुत बड़ा चील दिखाई देता है। अयान कहता है ज्ञान देखो हो गया हमारी सवारी का इंतजाम, ये द्रोणा है, उन्हीं पिल मास्टर का पालतू तिलस्मी जानवर। यह सुनकर ज्ञान कहता है अब तो इनसे मिलन की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। और उसके बाद अयान उसे चील पर बैठकर वहां से निकल जाता है और कहता है यहाँ से होगी मेरे नए सफ़र की शुरुआत। चेन्नई बूढ़े बाबा। अयानन चलते चलते तिलिस्मी जानवरों के जंगल के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद वह एक सिटी को बजाकर पिल मास्टर के पालतू चील को बुलाता है और उस चील पर बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। अयान उसे चील पर बैठकर तिलिस्मी जानवरों के क्षेत्र को पार करते हुए एक पर्वत पर उतरता है। ज्ञान अयान से कहता है अयान क्या तुमने सोच लिया है। अयान कहता है हाँ चलो। उसके बाद ज्ञान कहता है ठीक है चलो, अब देखेंगे जो होगा। उसके बाद अयान उस पर्वत पर बने एक घर के अंदर चला जाता है। घर पूरा लड़कियों से बना हुआ था और घर के आसपास एक बागीचा था जिसमें कई अलग अलग जड़ी बूटियों और फूल लगे हुए थे। अयान जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है वह देखता है एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अयान जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर कहता है अयान तुम्हें अपने इस बूढ़े दादा की याद इतने दिन में आई। उसे बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है बूढ़े बाबा याद तो मुझे आपकी बहुत आई थी, पर आप ही ने तो कहा था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, इसीलिए मैंने आपके बारे में किसी को नहीं बता पाया और इसी कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा काम आया कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। अयान की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तुम तो अमोघ साम्राज्य के राजकुमार हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सारे नौकर चाकर और हर चीज़ उपस्थित है, फिर ऐसा कौन सा कार्य है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और तुम्हारा जो स्तर बढ़ाने की समस्या थी लगता है वह भी हल नहीं हुई है, क्या तुम इस बारे में मुझसे बात करने आए हो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी इस समस्या का हाल मेरे पास नहीं है, होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता। नहीं नहीं बूढ़े बाबा, दर्शन उस समस्या का हाल तो मुझे मिल गया है, पर मुझे प्रशिक्षण के साथ साथ साधना करने के लिए आपसे कुछ गोलियां और दवाइयां बनवानी है। अयान की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा कहते हैं तुम्हारी समस्या का हल मिल गया, किसके पास और क्या है तुम्हारी समस्या का हल। और तुम्हारे साम्राज्य में तो बहुत सारे पिल मास्टर होंगे, फिर तुम इतनी दूर मेरे पास क्यों आए हो। हाँ बूढ़े बाबा, मेरे साम्राज्य में बहुत सारे पिल मास्टर हैं, पर मैं उन सब पर भरोसा नहीं कर सकता। भरोसा नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है। तभी अयान कहता है बूढ़े बाबा अब अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है तो मुझे आपको मेरे रहस्य के बारे में बताना पड़ेगा, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। अयान की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है क्या अयान तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो, और आखिर ऐसा कौन सा काम या रहस्य है जो तुम मुझे बताने वाले हो। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, उसे आप पर भरोसा करने में थोड़ी समस्या हो रही है। अयान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पोता ही मानता हूँ, इसीलिए जो भी तुम्हारा कार्य या रहस्य है वह रहस्य ही रहेगा, इसलिए तुम मुझे खुलकर बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अयान अपने मन में ज्ञान से कहता है ज्ञान तुम तैयार हो। ज्ञान कहता है अब तुमने ठान ही लिया है तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद अयान उन बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा है और कहता है बूढ़े बाबा क्या आप तैयार हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो या क्या दिखाना चाहते हो, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं और मैं तुम्हारी बात सुनकर डरने तो नहीं वाला हूँ। जो तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो ज़्यादा मत सोचो, बताओ। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान कहता है ज्ञान बाहर आ जाओ। अयान के ये कहते ही अयान के लॉकेट में से एक रोशनी निकलती है और ज्ञान आकर हवा में उड़ने लगता है। जैसे ही वह बूढ़े बाबा हवा में उड़ती हुई किताब को देखते हैं वह चौंक जाते हैं और अपने एक कदम पीछे लेते हुए कहते हैं कहीं 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 ये तिलिस्मी किताब तो नहीं, नहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहे। उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों को मीट कर देखता है और कहता है नहीं ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अयान तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, यह आज तक की सबसे कीमती चीज़ है जो कि मैं अपने पूरे जीवन में देखी है। ज्ञान कहता है सुनिए पिल मास्टर, मैं कहाँ से आया। और अयान
को कैसे मिला इस बारे में मैं आपको समय आने पर बता दूंगा। पर पहले मुझे ये बताइए, क्या आप अयान को अपना पोता मानते हैं और उसकी सहायता करेंगे? क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? ज्ञान की बात सुनकर पहले तो बूढ़े बाबा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, अयान को मैं अपना पोता ही मानता हूँ और मैं उसकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तिलिस्मी किताब, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं और आपके जैसी सिर्फ एक ही किताब है। मैंने अपने गुरुदेव से आपके बारे में सुना था, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगा। लगता है आप मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। इसका मतलब आप कोई छोटे मोटे पिल मास्टर तो नहीं हो सकते और आप मुझे ज्ञान बुला सकते हैं। दरअसल मेरे आचार्य आपके बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। वह आपको पाना चाहते थे पर कभी सफल नहीं हुई, इसलिए मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं तिलिस्मी किताब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बातें सुनकर मुझे आप पर भरोसा हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अयान की सही से सहायता करेंगे तो मैं आपको कई ऐसे दवाइयाँ के नुस्खे दूंगा जो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अगर आप मुझे ये नुस्खे नहीं देंगे भी देंगे तब भी मैं अयान की मदद जरूर करता। मैंने पहले भी उसकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की थी पर वह मेरे हाथ में था ही नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और अयान के रहस्य को रहस्य बनाकर ही रखूंगा। ज्ञान, ठीक है, मैंने अयान की उस समस्या का समाधान उसे बता दिया है और समय आने पर आपको भी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या समस्या थी। लेकिन हमें उसके प्रशिक्षण के साथ साथ उसके लिए कुछ दवाएं और औषधियां भी बनानी होगी, जो कि कुछ खास औषधियां हैं जिनका नुस्खा मेरे पास है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ अयान के लिए सारी गोलियां और दवाएं भी बना सके। क्या आप ये कर पाएंगे? ज्ञान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, हाँ ज्ञान, मैं अयान के लिए ये सब जरूर बनाऊंगा और आप यहाँ जब तक चाहे जब तक रहकर प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए। ज्ञान के इतना कहते ही पहले तो गुरुदेव हड़बड़ा आते हैं, फिर कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखें बंद करते ही ज्ञान के अंदर से एक रोशनी निकलती है और कुछ शब्द बूढ़े बाबा के दिमाग के अंदर जाने लगते हैं। बूढ़े बाबा जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, ज्ञान उनसे कहता है, मैं आपके दिमाग में एक औषधि का नुस्खा भेजा है जिसका नाम दिव्या जल है, जो कि निचले स्तर के योद्धाओं को अपना स्तर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। आपको ये बनानी होगी। साथ ही साथ आपको जख्म ठीक करने वाली गोलियां और थकावट दूर करने वाली गोलियां भी बनानी होगी। बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं ये बना दूंगा, परंतु इसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो मेरे पास है, पर ऐसी भी कई जड़ी बूटियां हैं जो कि मेरे पास यहाँ नहीं है। हमें इन जड़ी बूटियां को लेकर आना होगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है बूढ़े बाबा, जो जो जड़ी बूटियां लेकर आनी है उन सब के नाम लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं अभी जाकर वह सब ले आता हूँ। बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, अयान, कुछ देर में रात होने वाली है। रात में कहीं उच्च स्तर के तिलिस्मी जानवर जंगल में घूमते हैं। रात को तुम्हारा निकालना ठीक नहीं है। तुम सुबह जाना, उसके बाद जड़ी बूटियां ले आना। मैं तब तुम्हारे लिए सारी औषधियां और गोलियां तैयार कर दूंगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान कहता है, ये ठीक कह रहे हैं, तुम कल सुबह चले जाना, अभी तुम आराम करो, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण भी शुरू करना है। ये कहते ही ज्ञान अयान के लॉकेट में चला जाता है। जैसे ही ज्ञान अयान के लॉकेट में जाता है, बूढ़े बाबा ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। उसके बाद वह अयान से पूछते हैं, अयान, तुम्हें ये तिलिस्मी किताब कहाँ से मिली? क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर ना बताना चाहो तो मत बताओ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे इसे छीनना चाहता हूँ, मुझे पता है कि यह बहुत ज़्यादा कीमती है, पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, बूढ़े बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। भला कोई दादा अपने पोत का बुरा कभी सोचता है क्या? अयान की यह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति अयान को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो, इसीलिए तुमने इतनी कीमती चीज़ मुझे दिखा दी। मैं इस किताब को देख पा रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना कई लोग तो सिर्फ इसके बारे में सोचते ही रह जाते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, अब आकर खाना खा लो, उसके बाद हम और ज़्यादा बातें करेंगे। तुम इतने समय बाद जो आए हो। अयान कहता है, अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ, तो आप जितनी चाहे उतनी बातें मुझे कर सकते हैं। उसके बाद अयान और वह बूढ़ा व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अयान साधना करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी साधना शुरू कर देता है। चट्टेन, कीमती जड़ी बूटियाँ। बूढ़े बाबा के साथ बातचीत कर अयान अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। अगले दिन सुबह होते ही पास के ही गांव में जड़ी बूटियां की दुकान के लिए निकल जाता है। जानवरों के इलाके से निकलने के बाद अयान जैसे ही गांव के पास पहुंचता है, वह चील पर से उतरकर पैदल ही गांव के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये गांव अमोघ साम्राज्य की सीमा के पास ही था, या हम ये कह सकते हैं कि यही अमोघ साम्राज्य की सीमा था। अयान गांव के अंदर चलते चलते एक व्यक्ति से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जड़ी बूटियां की सबसे बड़ी दुकान कौन सी है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, मुख्य बाजार में तीसरी लाइन के अंदर जो पहली दुकान है वही यहाँ की सबसे बड़ी जड़ी बूटियां की दुकान है, और बाजार तुम यहाँ से जा सकते हो। अयान उसे व्यक्ति की बात सुनकर उसे धन्यवाद देता है और वहाँ से बाजार की तरफ जाने लगता है। बाजार में पहुंचते ही वह इस पते पर जाता है जो कि उसे व्यक्ति ने बताया था। वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अयान भीड़ को देखकर कहता है, लगता है सच में ये बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान है। कुछ देर दुकान के बाहर इंतजार करने के बाद अयान दुकान के अंदर जाता है और वहां जड़ी बूटियां को देखने लगता है। तभी उसे दुकान का एक कर्मचारी वहां आता है और कहता है, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा, लगता है आप यहाँ नए नए आए हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
उस कर्मचारी की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे यहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लेनी है। अयान की बात सुनकर वह कर्मचारी पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि अयान की उम्र बहुत कम थी और वह यहाँ जड़ी बूटियाँ लेने आया था, पर वह इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अयान से कहता है, ठीक है, आप मुझे कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ चाहिए उनका नाम बता दीजिए, या फिर अगर आपके पास लिखी हुई है तो मुझे वह कागज़ दे दीजिए, मैं आपके लिए अभी उनका इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर अयान अपने कपड़ों के जेब में से एक कागज़ निकालकर उसे दे देता है और कहता है, इसमें उन सभी जड़ी बूटियाँ के नाम हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। वह कर्मचारी अयान के हाथ से कागज़ लेकर देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। ऐसा नहीं था कि वह जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा कीमती थी, पर जो जड़ी बूटियाँ उसे कागज़ में लिखी हुई थी वह उनकी दुकान की सबसे ज़्यादा कीमती जड़ी बूटियाँ में से एक थी। उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी थी जो साधारण थी, पर उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी थी जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसलिए वह कर्मचारी चौंक जाता है और कहता है, क्या जो जड़ी बूटियाँ इसमें लिखी हुई है आपको वही चाहिए? उस कर्मचारी की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे ये सब जड़ी बूटियाँ चाहिए। वह कर्मचारी कहता है, ठीक है, और वह पर्चा लेकर वहाँ से निकल जाता है। अयान कहता है, अब मेरी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ वह कर्मचारी वह पर्चा लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है। जैसे ही वह मालिक उसे परिचय को देखता है वह भी चौंक जाता है और कहता है, आखिर यह है कौन जिसे इतनी कीमती जड़ी बूटियां चाहिए? मालिक की बात सुनकर वह कर्मचारी कहता है, एक लगभग 11 से 12 साल का बच्चा है। और यह सुनकर मालिक और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, ठीक है, तुम ये सब जड़ी बूटियाँ निकाल कर लाओ, मैं उसके पास जाता हूँ। और यह कहकर वह मालिक अयान के पास आ जाता है। दुकान का मालिक अयान के पास आकर कहता है, क्या आप ही हैं जिन्हें वह जड़ी बूटियाँ चाहिए? यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे ही चाहिए। क्या हुआ, क्या आपके पास वह जड़ी बूटियाँ नहीं है? वह आदमी कहता है, नहीं नहीं, हमारे पास सभी जड़ी बूटियाँ हैं, बस ये कुछ ज़्यादा ही खास जड़ी बूटियाँ है, इसलिए मैं खुद देखने आ गया कि आखिर यह जड़ी बूटियाँ चाहिए किसे। लेकिन क्या आपको उनकी कीमत पता है? क्या आप इनकी कीमत दे पाएंगे? अयान कहता है, नहीं मुझे इनकी कीमत तो नहीं पता, पर यह कितनी भी महंगी क्यों ना हो मैं दे दूंगा। ये बात सुनकर दुकान वाला कहता है, ठीक है, आपने जिन जिन जड़ी बूटियाँ की हमसे मांग की है हमने उनको तैयार करवा दिया है, थोड़ी देर में मेरा कर्मचारी लेकर आता ही होगा। इन सभी जड़ी बूटियाँ की कीमत लगभग 10,000 सोने के सिक्के है, क्या आप दे पाएंगे? दुकान वाले की यह बात सुनकर अयान कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। उसके बाद वह कर्मचारी वह जड़ी बूटियां लेकर आ जाता है। अयान अपने लॉकेट में से 10,000 सोने के सिक्के निकलता है और उसे दुकान के मालिक को दे देता है और कहता है, लीजिए ये रहे आपके सोने के सिक्के। वह दुकान वाला और वहां खड़े सभी आसपास के लोग चौंक जाते हैं क्योंकि 10,000 सोने के सिक्के कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी और इतनी ज़्यादा कीमत एक छोटा सा बच्चा दे रहा था। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, पर अयान उन सब पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से निकल जाता है। दुकान के बाहर निकलते ही अयान वापस गांव के बाहर जाने लगता है। वह गांव के बाहर जा ही रहा था तभी उसे एक झोपड़ी के बाहर एक मोटा लड़का दिखता है जो कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसकी उम्र अयान से लगभग 2 या 3 साल ही कम होगी। अयान उसे देखकर सोचता है, यह इतना रो क्यों रहा? ज्ञान कहता है, तुम्हें पूछना चाहिए कि उसके साथ समस्या क्या है। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है, और उसे बच्चों के पास जाकर कहता है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या तुम अपने माता पिता से अलग हो गए हो? जैसे ही उसे मोटे बच्चे को अयान की बात सुनाई देती है वह अपना सिर ऊपर करके रोते रोते कहता है, मेरा नाम योगेश है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता यहीं पर काम करते हैं, मैं उनसे बिछड़ नहीं हूँ। उसे बच्चों की बात सुनकर अयान कहता है, योगेश ये तो बहुत अच्छा नाम है, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? अयान की बात सुनकर वह बच्चा कहता है, क्या फ़ायदा आपको बात कर, वह भी क्या जाएगा? अयान कहता है, अरे बताओ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वह बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अयान कहता है, अरे मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। अयान की यह बात सुनकर वह बच्चा कहता है, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। दरअसल मेरे पिता की इसी बाजार में एक दुकान है, उस दुकान को शुरू करने के लिए मेरे बाबा ने यहाँ के एक योद्धाओं के दल के प्रमुख से कुछ कर्ज लिया था और मेरे बाबा ने उसका कर्जा समय पर चुका भी दिया था, पर वह हमसे और ज़्यादा ब्याज मांग रहा है और कह रहा है अगर तुमने हमारा ब्याज नहीं चुकाया तो वह बाबा को मार देंगे। और वह हमारी दुकान को भी तोड़फोड़ कर चला गया है और आज वह मेरे बाबा को भी उठा कर ले गया है और मुझसे कहा है अगर मैं आज शाम तक उसका कर्जा नहीं दिया तो वह बाबा को मार डालेगा, और इसलिए मैं यहाँ बैठ कर रो रहा हूँ, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? उसे बच्चों की सारी बात सुनकर अयान थोड़ी देर सोचता है और कहता है, अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अयान की यह बात सुनकर वह बच्चा कहता है, क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे? पर तुम भी तो एक बच्चे ही हो, क्या तुम किसी एक बड़े दल से हो जो कि मेरे बाबा की जान बचा सकता है? उसे बच्चों की बात सुनकर अयान कहता है, नहीं, मैं किसी बड़े दल से तो नहीं हूं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। इतना कहकर अयान अपने लॉकेट से एक राजसी चिन्ह निकलता है जो कि अमोघ साम्राज्य का था और यह सिर्फ राज परिवार के व्यक्तियों के पास ही होता है। उस राजसी चिन्ह को अयान उसे बच्चों को देता है और कहता है, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि यह अमोघ साम्राज्य की सीमा है। अयान की बात सुनकर वह बच्चा कहता है, हाँ मुझे पता है कि यही गांव अमोघ साम्राज्य की सीमा है, पर इसे मैं क्या करूंगा?
अयान कहता है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुमने नज़र रखने वाला जो किला हमारे साम्राज्य की सीमा पर बना हुआ है, तुम्हें वहाँ पर जहाँ सेनापति और हमारी बाकी की सेना है। वह बच्चा अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद अयान कहता है, ये चिन्ह लेकर तुम सेनापति के पास जाओ और उनसे कहना कि अयान ने कहा है कि तुम्हारी मदद करें और कहना कि वह ठीक है। वह बच्चा अयान की बात सुनकर कहता है, पर सेनापति मेरी मदद क्यों करेंगे, क्या तुम सेनापति को जानते हो। ये बात सुनकर और कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, बस तुमने ये बता देना और वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद अयान वहाँ से निकल जाता है। वह बच्चा कहता है, क्या मैं इस पर भरोसा करूँ, ये झूठ बोल रहा होगा या सच, वैसे भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह सोचते सोचते वह बच्चा राज्य की सीमा पर बने किले की तरफ जाता है। जैसी वह किले के बाहर पहुँचता है, उसे वहाँ के सैनिक रोक लेते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गाँव में होना चाहिए। वह बच्चा सैनिकों की बात सुनकर डर जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में वह सैनिक उसके हाथ में राजसी चिन्ह को देखते हैं।